गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम फिर से देखने जा रहे हैं पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल माइनिंग एग्जाम्स, है ना। सारे माइनिंग एग्जाम्स के लिए जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम देखेंगे 10-10 करके पर डे। मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ऐप पे ह्यूज डिस्काउंट्स चल रहे हैं। आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोर्स की डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो माइनिंग सरदार और ओवरमैन की अगर किसी कोल इंडिया सब्सिडरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1500 रुपये में वो कोर्सेस अवेलेबल हैं। DGMS कॉम्पिटेंसी एग्जाम चाहे मेटल हो या फिर कोल हो, दोनों के लिए मैंने 1000 रुपये कोर्सेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ब्लास्टर कॉम्पिटेंसी एग्जाम के लिए 800 में है और वहीं पे अगर कोई माइन लेजिस्लेशन, अगर कोई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, है ना, ये सब के लिए कोई अगर पढ़ना चाह रहा है तो माइन लेजिस्लेशन के सारे माइन लेजिस्लेशन एक जगह आपको 700 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कि आपको लाइव लेक्चर क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, ये सब मिलेगी। कोर्स की वैलिडिटी, चूंकि आप लोगों को मैं 5 एग्जाम्स, अगले जो भी 5 एग्जाम्स होंगे आपके ज्वाइन करने से लेके वो सारे 5 एग्जाम्स लगभग मान के चलिए 6-7 महीने 8 महीने तक आपको कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी। बढ़ भी सकती है, 1 साल तक भी हो सकती है। ऑफर की अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो चूंकि मैं लेट हो गया आपको ये इन्फॉर्म करने में, ऑफर अक्षय तृतीया के लिए लॉन्च हुआ था, लेट हो गया, तो ये आपको मैं बता दूं कि 8 मई तक, मतलब कि संडे तक आपको ये ऑफर मिलेगा। आप अभी से अगर अपने एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यार 10-15 दिन पहले स्टार्ट करते हो फिर बोलते हो क्लियर नहीं हुआ, हमारे एज लिमिट आ गई है, तो ये सब थोड़ा मेंटेन करके चलो यार, है ना। कूपन कोड की जरूरत नहीं है इसमें, आपको EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप जाके EMI का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द अनसेफ कंडीशन वर्किंग कंडीशंस एट माइंस, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि माइंस में कौन सी अनसेफ वर्किंग कंडीशंस होती हैं, इनमें से हमें चूज करना है। पहला, डिफेक्टिव टूल्स and equipments, दूसरा ऑप्शन नंबर बी, congestion in the workplace, ऑप्शन नंबर सी, narrow roads, एंड ऑप्शन नंबर डी, improper method of working। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिस, एंड ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ही है ना। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस कौन सा है, ये आपको वीडियो पॉज करके आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो सब अनसेफ वर्किंग कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव्स शैल नॉट बी ड्रिवन एट अ स्पीड एक्सीडिंग डैश किलोमीटर पर आवर। जो जिस व्हीकल्स का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर एक्सप्लोसिव्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, उन व्हीकल्स का स्पीड कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर है 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए, मेरा भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आ जा रहा है, BMD का फुल फॉर्म बता दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि BMD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड डैश वोल्ट्स फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus यूज्ड इन द माइंस एज पर CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस 2010। CEAR के अनुसार, CEAR 2010 के अनुसार जो हैंड हेल्ड पोर्टेबल अपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है माइंस के अंदर का, तो उनका वोल्टेज कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं 230 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 125 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 250 वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी 110 वोल्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 125 वोल्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू रिड्यूस द नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस बाय इम्प्लीमेंटिंग। मतलब कि नॉइस के कारण अगर किसी को हियरिंग लॉस होता है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि उसको हियरिंग लॉस ना हो, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे।
हम ऑप्शंस दिए हैं कि इफेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे देंगे उसको, या फिर इफेक्टिव इंजीनियरिंग कंट्रोल्स करेंगे, मतलब कि इंजीनियरिंग मेथड्स ऐसे अप्लाई करेंगे जिसके कारण क्या किया जा सके, नॉइस को कंट्रोल कर सकें और किसी को हियरिंग लॉस नहीं होगा। या फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स करेंगे, मतलब कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि इस तरीके से मैनेज करेंगे, इस तरीके से चीजों को यूज करेंगे कि उससे हियरिंग लॉस ना हो, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशंस। ब्लास्टिंग के कारण जो ग्राउंड वाइब्रेशंस होते हैं वो ग्राउंड वाइब्रेशंस में मेन फैक्टर्स किसका किसका होता है, किसके कारण ये होते हैं, ठीक है। तो फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक मास के कारण होता है, मतलब कि जो रॉक है जिसमें आप ब्लास्टिंग कर रहे हो उसकी मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण ऐसा होता है कि भाई वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है। उस पर भी डिपेंड करता है क्या, वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन। या फिर ग्राउंड वाइब्रेशन इरेगुलर शेप ऑफ द फ्री फेस पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है ना। या फिर किस टाइप का हमने एक्सप्लोसिव यूज किया है, या फिर एक्सप्लोसिव की क्या प्रॉपर्टीज है उस पर क्या डिपेंड करता है ग्राउंड वाइब्रेशन। या फिर ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मतलब कि इन तीनों चीजों पे जो है तो ग्राउंड वाइब्रेशन डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर 11th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस द कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट एम्प्लॉय और टर्मिनेट हिज वर्कर विदाउट नॉलेज ऑफ द डैश। मतलब कि 11th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा गया है कि वो ना तो किसी एम्प्लॉय को रख सकता है और ना ही किसी एम्प्लॉय को किसी बंदे को ना तो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, रख सकता है नौकरी पे, और ना ही किसी को नौकरी से निकाल सकता है। कब तक, जब तक कि उसने इनके नॉलेज में ना डाल दिया। मतलब अगर उसको करना है किसी वर्कर के साथ ऐसा, किसी वर्कर को रखना है या निकालना है, तो उसको इनको बताना पड़ेगा। तो किसे बताकर ये काम करना पड़ेगा, पहले इनको बताएगा उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक काम करेगा, है ना। तो किसे बताएगा, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, माइन मैनेजमेंट को बताएगा, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर को बताएगा, या फिर लेबर ऑफिसर को बताएगा, या फिर डीजीएमएस को इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइन मैनेजमेंट। मतलब जिस माइंस का भी वो कॉन्ट्रैक्टर है उसके मैनेजमेंट को पहले इन्फॉर्म करेगा, है ना। उसके बाद उसको नौकरी से निकाले या फिर नौकरी में रखे किसी बंदे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड for an additional safety feature as an additional safety feature। मतलब कि प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, प्रॉक्सिमिटी मतलब कि क्या हो जाता है कि जब भी आपका कह सकते हैं कि कोई चीज किसी दूसरे HEMM के पास जाती, जब कोई भी चीज किसी HEMM के पास जाती है किसी भी काम से, तो उस केस में वो प्रॉक्सिमिटी में जा रही है, मतलब उसके पास जा रही है ना, उससे उसको डेंजर भी हो सकता है। तो वहां पे वो उसमें एक वार्निंग डिवाइस फिट कर देते हैं हम, ताकि वो क्या करे, वो कंटिन्यूसली वो वार्निंग देता जाए। वार्निंग डिवाइस ऑडियो विजुअल अलार्म हो सकता है ना, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये चीजें उसमें फिट की जाती है जो कि एक एडिशनल सेफ्टी फीचर की तरह काम करता है। तो ये चीजें में किस में फिट करना है, एक्सकवेटर्स में, वाटर टैंकर्स में, या फिर ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में, या फिर डंपर्स और टिपर्स में। तो देखो एक्सकवेटर्स तो HEMM ही हो गया, उसके पास ही जाएगा कोई भी तो खतरा है ना, तो उसमें तो लगाने की जरूरत नहीं है। वाटर टैंकर्स तो यार जब पानी भरने जाएगा तो उसको वहां किसी चीज से खतरा तो है नहीं, है ना, पंप के पास जाएगा, क्या खतरा जाएगा, ड्राइवर अपना चालू किया और काम चालू मतलब भर दिया टैंकर। ड्रिलिंग इक्विपमेंट की अगर बात करें तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट तो क्या है कि वो एक ही जगह स्टेबल रहता है, उसमें कोई भी स्विंग वगैरह ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो उस समय वहां पे कोई जाता भी नहीं है ना, दूर से ही देख के उसको समझ में आ जाता है, तो वहां पे कोई इतना ज्यादा खतरा रहता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डंपर्स एंड टिपर्स की। तो डंपर्स और टिपर्स किसके पास जाते हैं, एक्सकवेटर्स के पास जाते हैं लोडिंग पर्पस के लिए। मान लो एक्सकवेटर वाले ने नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया, तो चढ़ा देगा, बकेट से ठोक देगा उसको, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, डंपर्स और टिपर्स में हम वार्निंग डिवाइसेस लगा देते हैं, ताकि प्रॉक्सिमिटी में जब भी एक्सकवेटर की प्रॉक्सिमिटी में वो जाए तो जाने से पहले वो क्या करेगा, ये लोग जो है तो हॉर्न मारते हैं,
है ना। प्लस इनकी लाइट भी जलती रहती है, बैक लाइट वगैरह भी जलती रहती है। अगर बैक से लगा रहे हो तो बैक से ही लगाया जाता है ज़्यादातर, है ना, फ्रंट पोर्शन से तो लगाएंगे नहीं, कांच वांच फूट जाएगा। तो उस केस में डंपर्स एंड टिपर्स में हमें प्रोक्सिमिटी डिवाइसेस, वार्निंग डिवाइसेस लगाना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, फ्लैशबैक अरेस्टर हमें किस चीज के लिए प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, मतलब हम किस चीज में प्रोवाइड कराएंगे फ्लैशबैक अरेस्टर, कहां पर हम लगाएंगे? कंप्रेसर वाले जो इंजन से उसमें लगाएंगे, या फिर जो गैस वेल्डिंग और कटिंग के लिए जो यूज किया जाता है उस सेट में लगाएंगे, या फिर जनरेटर में लगाएंगे, या फिर जो आपका वेट ब्रिज होता है तो वेट ब्रिज पे लगाएंगे, ठीक है। तो इनमें से किस चीज में फ्लैशबैक अरेस्टर लगाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्लैशबैक अरेस्टर ना पता हो तो बता दूंगा तो फिर तो आंसर मिल ही जाएगा, पहले मैं आंसर बता दूं फिर। करेक्ट आंसर होगा गैस वेल्डिंग एंड कटिंग सेट। देखो फ्लैशबैक अरेस्टर होता क्या है? फ्लैशबैक अरेस्टर का बेसिक काम ये होता है कि भाई देखो, जब गैस वेल्डिंग होती है तो उस केस में क्या होता है, फ्लेम निकलती है। अब कभी सोचा है कि वो फ्लेम यार हमारे गैस में भी, गैस सिलेंडर में भी, घर में भी जो फ्लेम निकलती, गैस निकलती है उसमें आग लगा देते हो, तो वो आग जो है तो ऊपर ही ऊपर क्यों रह जाती है? वो पूरे पाइप में फैलते हुए नीचे तक क्यों नहीं जाती है ना? और सिलेंडर के अंदर क्यों नहीं घुस जाती वो आग? भाई पाइप में भी तो भरा हुआ है ना मीथेन गैस, तो वो पाइप में क्यों नहीं आग लगती है ना? तो इसमें क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहां पे फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैशबैक अरेस्टर क्या करता है, ये जो फ्लेम है उसको पीछे नहीं आने देता है। फ्लेम पीछे नहीं आता है तो इसके कारण क्या होता है कि जो पीछे की गैस है उसमें आग नहीं पकड़ता है ना। फ्लैशबैक अरेस्टर एक बैरियर के जैसे हो जाता है बीच में, फ्लेम के और गैस के बीच में, है ना। वो थोड़ा थोड़ा गैस निकालता रहेगा फ्लैशबैक अरेस्टर, और इस पार लेकिन फ्लेम को नहीं आने देगा, ठीक है। फ्लेम उसी पार रहेगी और दूसरी साइड गैस भरी रहेगी आपके पाइप्स में। तो इसका गैस वेल्डिंग और कटिंग सेट में बेसिकली हम यूज करते हैं। हमारे घर में जो सिलेंडर्स हैं उनमें भी फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट एड रूम शैल हैव फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन। फर्स्ट एड रूम का जो फ्लोर स्पेस है कितने एरिया का मतलब कम से कम कितने एरिया का होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कितना भी रख लो, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, या फिर 15 मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा, ये आपको माइंड रूल्स 1985 में मिल जाएगा, 1955 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज का, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ और सीरियस बॉडीली इंजरी इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशंस इन फॉर्म 4A शैल बी सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर्स। मतलब कि अगर किसी को सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट से के कारण, तो उस एक्सीडेंट की नोटिस हम फॉर्म 4A में भेजते हैं, किसको? रीजनल इंस्पेक्टर को। तो वो नोटिस कितने समय के भीतर भेज देना है? 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर, या 12 घंटे के भीतर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 घंटे के भीतर हमें ये सब भेज देना है नोटिस, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना। मेरे सब्सक्राइबर और मेरी फैमिली होते हैं, और फैमिली को थोड़ा और बड़ा कर दो, क्या जा रहा है, शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, है ना। और ऐप को डाउनलोड करो, बहुत ही अच्छे से मैं वहां पे हर एक चीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपने जो CMR यहाँ पे पढ़ा है उससे लाख गुना अच्छा मैं वहां पे पढ़ाया हूँ, है ना। तो बिल्कुल आइए, ज्वाइन करिए। कोई भी सपोर्ट चाहिए होता है तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, वो तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही हैं, सजेशंस लेते रहते हैं। सजेशंस ले रहे हो यार, ठीक है, बाकी कुछ आमदनी भी करवा दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।